मॉर्निंग दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट जो कक्षा 6 से लेकर 12 का जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। अभी तक जो है इसमें से हम लोग 1, 2 और 3 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। यानी हिस्ट्री का जो सेट दिया हुआ है 4 तक, वो सेट हम लोग जो है लगभग देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखेंगे चौथा नंबर सेट देखेंगे, और यहाँ से चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट जो है हिस्ट्री का जो सेट नंबर है वो समाप्त हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मिक्स स्टडी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके जो है वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और ढेर सारे बुक का भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? तो सुरतोघई, ध्यान रखेंगे सुरतोघई जो है, सुरतोघई नामक हड़प्पा स्थल पे जो है नहरों के अवशेष मिले हैं। सुरतोघई हड़प्पा स्थल नामक नहरों पे जो है अवशेष मिले हैं, नहरों का अवशेष मिले। ये सुरतोघई कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। सुरतोघई अफगानिस्तान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। परंतु पंजाब और सिंध पे कोई जो है नहरों के अवशेष नहीं मिले। पंजाब और सिंध में कोई नहरों का अवशेष नहीं मिले। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाई वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामान्यतः हड़प्पा स्थल की 2 बस्तियां 2 भागों में विभाजित होती थी। तो ये बिल्कुल सही है। सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां 2 भागों में विभाजित होती थी। ठीक है, एक छोटा था, ठीक है, लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, जिसे क्या कहते हैं? तो दुर्ग कहा जाता था। दूसरा कहीं अधिक बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया, जिसे निचला शहर कहा गया। ध्यान रखेंगे, एक छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, जिसे क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। दूसरा कहीं अधिक बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया, जिसे निचला शहर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाई संविधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला ऑप्शन है, इन संविधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिले हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इन संविधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिले। दूसरा ऑप्शन है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के संविधानों से आभूषण मिले। तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के संविधानों से क्या मिले? आभूषण मिले हैं। तीसरा ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था। तो ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, विश्वास नहीं था। ठीक है, मृतकों के साथ बहुमूल्य चीज़ दफनाते नहीं थे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 ऑप्शन इसका सही है, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्त स्थान का मिलान करें। शंख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो शंख प्राप्त हुआ है बालाकोट से। लज्जवर्द मणि जो है सुरतोघई से प्राप्त हुआ। सुरतोघई वही है जो अफगानिस्तान में स्थित है, जहाँ पे जो है नहरों का भी प्रमाण मिला हुआ है, अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तांबे जो है प्राप्त हुए खेतड़ी से। तांबे कहाँ से प्राप्त हुए? खेतड़ी से। और सोना प्राप्त हुआ है दक्षिण भारत से। सोना दक्षिण भारत से, यानी इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। तो बिल्कुल सही है, हड़प्पा व्यापार जो है समुद्र के मार्ग से भी होता था। तो ये बिल्कुल सही है। दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मेलहू कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे, दिलमुन का लेख क्या है? तो ये मेसोपोटामिया की जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का लेख जो है दिलमुन ने लिखा है। ध्यान रखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता को दिलमुन ने लिखा है, और उसमें जो है हड़प्पा को बोल रहा है कि मेलहू कहा जाता। तो हड़प्पा को नहीं, सिंधु सभ्यता को जो है मेलहू कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, सिंधु सभ्यता को जो है मेलहू कहा जाता था। ठीक है, और मेसोपोटामिया कहाँ है? तो मेसोपोटामिया है, ध्यान रखेंगे, इराक में स्थित है। इराक में स्थित है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित थी। दजला, ध्यान रखेंगे भी, दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित थी। ठीक है,
तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। मेलहू शब्द दिया है, तो मेलहू शब्द जो है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर का नाम था। ध्यान रखेंगे, मेलहू शब्द जो है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर का नाम क्या था? मेलहू था। ठीक है, और कहा जाता है कि वहाँ का मेलहू जो है एक राजा था। तो मेलहू से इतनी चीज़ें याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है केवल 1 सही हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पाई बांट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ध्यान रखेंगे, हड़प्पाई बांटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला दिया है बांट सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बांट जो है सेलखड़ी नामक पत्थर से नहीं बनाया जाता था, ये जो बनाया जाता था चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता। बांट जो है चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था, चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इन बांटों के निचला मानदंड दशमलव थे। इन बांटों के निचला मानदंड जो है दशमलव था, जबकि ऊपरी मानदंड द्विधारी प्रणाली के अनुसरण करते थे। तो ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी इसका जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। तो नई बस्तियों में जो है आबादी बढ़ने लगी थी, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा स्थलों के भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था। तो हड़प्पा स्थलों के भौतिक संस्कृति में क्या आया था? बदलाव आया था। तीसरा ऑप्शन है एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया था। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का क्या हो गया था? अंत हो गया था, ये भी सही है। डी ऑप्शन है हड़प्पाई वस्तुओं की संख्या कम हुई थी। तो हड़प्पाई वस्तुओं की संख्या जो है, बस्तियों की संख्या कम नहीं हुई थी, बढ़ी थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखा है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं आपको एस.एन. राव ने लिखा है, एस.एन. राव ने लिखा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थलों का मिलान करना है। ठीक है, पहला है एस आर राव। एस आर राव जो है क्या खोजे हैं? एस आर राव, तो ये लोथल की जो है हड़प्पा स्थल की खोज किए। एस आर राव जो है लोथल हड़प्पा स्थल की खोज किए हैं। ठीक है, कब किए हैं? तो ध्यान रखेंगे 1955 में एस आर राव जो है लोथल का खोज किए। कब किए हैं? तो 1955 में। ठीक है, बीबी लाल जो है कालीबंगन का खोज किए हैं। बीबी लाल जो है कालीबंगन का खोज किए हैं। ठीक है, एम आर मुगल दिया हुआ है। तो एम आर मुगल जो है, एम आर मुगल बहावलपुर का खोज किए हैं। एम आर मुगल बहावलपुर का खोज किए हैं। आर एस विशिष्ट जो है धौलावीर के खोज किए। आर एस विशिष्ट जो है धौलावीर का खोज किए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 9 का आपको आंसर हो जाएगा, और आंसर जो है ये ऑप्शन इसका सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मी और खोरोष्ठी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला था? तो ब्रह्मी और खोरोष्ठी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप कब निकाला था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो है ब्रह्मी और खोरोष्ठी लिपियों का सर्वप्रथम अर्थ निकाला था। ठीक है, 1837 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे जाते थे। तो प्राचीनतम अभिलेख जो है ब्राह्मी भाषा में नहीं लिखे जाते थे, ये जो है प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। प्राकृतिक भाषा उसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक भाषा उसे कहते हैं उस समय जो है जन सामान्य की भाषाएं होती थी। उस समय जो है जन सामान्य की भाषाएं होती थी, यानी सभी लोग उसको समझ सकें। दूसरा ऑप्शन दिया है तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सभी सही है, तमिल भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। तो यानी इसका बी ऑप्शन
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक में हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है क्या चीज़ में है? प्राकृतिक में है, तो ये बिल्कुल सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक में है, ठीक है। दूसरा है पूर्वोत्तर में मिले अभिलेख अरमेइक और यूनानी भाषा में है। तो पूर्वोत्तर में मिले अभिलेख जो है पूर्वोत्तर में मिले अभिलेख जो है अरमाइक और यूनानी में है। तो पूर्वोत्तर में नहीं मिला है, ध्यान रखेंगे, पश्चिमोत्तर में मिला है, यानी पश्चिम और उत्तर में मिला है, यानी अफगानिस्तान वाला में मिला है। क्या मिला है? अरमाइक और यूनानी भाषा मिला है। तो ये कहाँ पड़ेगा? अफगानिस्तान में पड़ेगा, यानी पश्चिम और उत्तर में, पश्चिमोत्तर बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सिर्फ जो है केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र कितने थे? पहले सबसे पहली चीज़ हम लोग ये जानेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, ठीक है। 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, ध्यान रखेंगे। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी, ठीक है। और 4 प्रांतीय केंद्र था, 4 प्रांतीय केंद्र था। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ तक्षशिला, तो ये जो है ये शामिल है। फिर उसके बाद तोसली दिया हुआ है, तो तोसली भी शामिल है। काशी दिया हुआ, तो काशी नहीं है। स्वर्णगिरी, तो ये तीनों जो है ऑप्शन सही है। तक्षशिला, तोसली, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, तोसली, स्वर्णगिरी, ठीक है। ये तीनों जो है शामिल है, बाकी काशी नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक बृहद शिलालेख है। प्रयाग प्रशस्ति जो है यह एक बृहद शिलालेख है दिया हुआ, तो बृहद शिलालेख नहीं है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है प्राकृतिक भाषा में नहीं लिखा गया, ध्यान रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया? तो हरिसेन जो स्वयं गुप्त सम्राट के दरबार में रहते थे, यानी समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे, समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे। और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में मिला गया है, ठीक है। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को जो का ही नाम क्या है? प्राग प्रशस्ति है, ठीक है, प्राग प्रशस्ति है। तो दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति कौन लिखा है? तो ध्यान रखेंगे हरिसेन लिखा है। और किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत में। और हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के जो है राज्य कवि थे, राज्य कवि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? तो जातक कथाएं जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो जातक कथाएं जो है पाली भाषा में लिखी गई, जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई है। और जातक कथा में क्या दिया हुआ? तो ध्यान रखेंगे जातक कथा में जो है बुद्ध का पुनर्जन्मों के बारे में दिया हुआ, बुद्ध का पुनर्जन्मों के बारे में दिया हुआ, और ये पाली भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में हुआ? मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में हुआ है? तो 2000 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में हुआ। मनुस्मृति का संकलन जो है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषसूक्ति जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है किस वेद से संबंधित है? तो पुरुषसूक्ति जो है ये पुरुषसूक्ति 10वें मंडल में है, ध्यान रखेंगे। पुरुषसूक्ति कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, ठीक है। ये जो है ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। और इसी में जो है पुरुषसूक्ति में ही 4 वर्ण दिया हुआ है, 4 वर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 वर्ण दिया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रारंभ में बौद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रारंभ में जो है बुद्ध जो है स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध में थे, ठीक है। आनंद के समझाने पे जो है बौद्ध जो है स्त्रियों को प्रवेश किए थे, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है, जिन बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वाण प्राप्ति कर लिया उन्हें
थेरी कहते हैं, कहा गया। तो जिन बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, बौद्ध जो है स्त्रियों को अपने संग में शामिल किया। कब शामिल किया? जब उनके प्रिय शिष्य आनंद जो है उनको समझाया था, तब उन्होंने महिलाओं को सर्वप्रथम शामिल किया। और सर्वप्रथम कौन महिला थी बौद्ध संघ में शामिल होने वाली? तो उनकी ही उपमाता थी, यानी उनके ही पालन करने वाली माता थी। कौन? महाप्रजापति गौतमी को, ठीक है, प्रथम जो है भिक्षु, प्रथम जो है स्त्री थी जिसको शामिल किए थे। ठीक है, और महिलाओं जो है निर्वाण प्राप्त कर लेती है तो उनको क्या कहा जाता है? थेरी कहा जाता है, थेरी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, अल बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा था? तो अल बरूनी को, ठीक है, अल बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा था? तो भाषा, ठीक है, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, धन की कमी दिया हुआ है। ठीक है, तो धन की कमी तो नहीं होगा, भाषा, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, जिसको अल बरूनी को समझने में बहुत ज़्यादा जो है कठिनाई हुई थी। ठीक है, अल बरूनी जो है महमूद गजनी के साथ आया था, ध्यान रखेंगे। अल बरूनी जो है महमूद गजनी के साथ आया था। ठीक है, और अल बरूनी महमूद गजनी के साथ आया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था का वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, भारत में 2 प्रकार का डाक व्यवस्था था। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा जाता था, तो ध्यान रखेंगे, अश्व डाक व्यवस्था जिसे क्या कहा जाता था? उलूक कहा जाता था। तो बिल्कुल सही है, भारत में जो है 2 प्रकार का डाक व्यवस्था था। ठीक है, एक अश्व डाक व्यवस्था था जिसे क्या कहा जाता था? उलूक कहा जाता था। ठीक है, दूसरा दिया हुआ पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो दावा कहा जाता था, तो ये भी सही है। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी, तो ये भी सही है। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से क्या थी? अधिक तीव्र होती थी। तीनों ऑप्शन इसका सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखा है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी फ्रांसवा बर्नियर, ध्यान रखेंगे, फ्रांसवा बर्नियर ने ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर लिखा है। बर्नियर ने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखा है। इसमें जो है मुगलों को इतिहास के बारे में चर्चा की गई, मुगलों के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यय निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? प्रत्यय निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू जो है प्रत्यय निरंकुशवाद के सिद्धांत को जो है विकसित किया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। तो मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, दासों का इस्तेमाल मुखबिरों में किया जाता था। दासों का इस्तेमाल मुखबिरों में किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा है। तो बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से इन्होंने लिखा है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने यही लिखा है कि कुछ महिलाएं के जो पति है मर जाते थे तो प्रसन्नता के साथ जो है उनके चिता में जाकर के बैठ जाती थी, और कुछ महिलाओं को ज़बरदस्ती भी बैठाया जाता था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था।
तो इसका उद्भव 13वीं शताब्दी नहीं 12वीं शताब्दी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। इसका उद्भव 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। तो ये जो है 13वीं दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। तो वे जो है अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। वीर शैव क्या है? तो वीर शैव जो है, ध्यान रखेंगे, वीर शैव शिव के वीर कहा जाता है। वीर शैव का मतलब क्या होता है? शिव के वीर एवं लिंग आता है, यानी लिंग धारण करने वाले, लिंग धारण करने वाले, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में मालाबार तट पर मलाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो मालाबार तट कौन सा तट हो जाएगा? तो केरल वाला तट जो है मालाबार तट हो जाएगा, ठीक है। ये भारत है, तो ये जो केरल वाला तट इसको मालाबार तट कहते हैं। और कोरोमंडल तट जो है कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु वाला और आंध्र प्रदेश वाला तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें क्या दिया हुआ है, वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए, ठीक है। वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वे जो है मलयालम भाषा को अपनाए। दूसरा है हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मृतकुलीयता को न अपनाकर मृत सत्ता के विचारों पर बल दिया था। तो मृत सत्ता के विचारों पर बल दिया था, ये जो है, ठीक है। मृत सत्ता के विचारों पर बल नहीं दिया था, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, यानी दूसरा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, पहला सही है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सूफी मत, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला है इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना यानी पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या का आलोचना की है। बौद्धिक व्याख्या का क्या किया है? आलोचना किया है, बिल्कुल सही है। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पे की है, तो दोनों ऑप्शन इसका सही है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु की रचनाओं और अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिबा कहा गया था? ठीक है, क्या दिया हुआ? किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथों को गुरु ग्रंथ साहिबा कहा गया था? तो ध्यान रखेंगे, गुरु तेग बहादुर की जो है, गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल किए थे। कौन शामिल किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें थे। ये गुरु तेग बहादुर जो है 9वें गुरु थे और ये 10वें गुरु थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं की कुछ रचनाओं को मिला करके जो है गुरु ग्रंथ साहिबा रखा गया। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिबा रखा गया। ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहिबा रखा गया। और आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? आदि ग्रंथ का रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, और उसी में जो है गुरु तेग बहादुर की कुछ रचनाएं जोड़ दी गई और उसका नाम क्या रखा गया बाद में? तो गुरु ग्रंथ साहिबा हो गया, गुरु ग्रंथ साहिबा होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु रविदास थे। ठीक है, तो यहाँ पे रैदास दिया है, तो रैदास इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये रैदास जो है जूता सी करके या जो है अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, और एक सन्यासी थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रैदास के बारे में। मीरा के गुरु रैदास थे। नेक्स्ट है, हम्पी के भगवान शेष की खोज किसने की थी? तो हम्पी के भार्गव शेष की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपको, ये किए थे कालीन मैकेंजी जो है खोज किए थे 18वीं शताब्दी में। ठीक है, कालीन मैकेंजी, ठीक है, इन्होंने खोज किया था। तो ये भागवत शेष दिया हुआ है, तो ये क्या है? तो ये विरूपक्षा मंदिर था। ये क्या था? ये विरूपक्षा मंदिर तथा पंपा देवी का पूजा स्थल था। ठीक है, विरूपक्षा मंदिर तथा पंपा देवी का पूजा स्थल था, जिसकी खोज कौन किया था? कालीन मैकेंजी ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना की थी? ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना किया था? तो नगलपुरम का स्थापना किया था, नगलपुरम का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 31 नंबर क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। ध्यान रखेंगे, मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे किसके लिए? किसान के लिए। ठीक है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, 17वीं सदी के स्रोत दो किस्मों के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद कासत एवं पाही कासत। तो ये भी बिल्कुल सही है। 17वीं सदी के स्रोत में दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद कासत एवं पाही कासत। नेक्स्ट है, पाही कासत वे खेतिहर थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। पाही कासत वे खेतिहर थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल कालीन ग्राम पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है सामान्यतः पंचायतों में विभिन्न जातियों के लोग होते थे। तो पंचायतों में क्या होते थे? विभिन्न जातियों के लोग होते थे, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। सार्वजनिक कार्यों के लिए क्या होता था? एक ग्राम कोष होता था। तो दोनों ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम में पायक कौन थे? असम में पायक कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले। असम में पायक जो है जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर प्रश्न है, मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला है, कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। कर के लिए निर्धारित रकम को क्या कहा जाता था? तो जमा कहा जाता था, बिल्कुल सही है। अमील गुज्जार राजस्व कर वसूलने का कार्य करते थे। तो अमील गुज्जार जो है राजस्व कर वसूलने का कार्य करते थे मुगल कालीन में। तो दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है, खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकते थे। ठीक है, तो ये खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकते थे, तो ये बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी दो ऑप्शन सही है, यानी इसका बी ऑप्शन इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इस्तमरारी बंदोबस्ती के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपने राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारण के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है प्रारंभिक मांग बहुत ऊंची थी। तो ये बिल्कुल सही है। प्रारंभिक मांग क्या था? बहुत ऊंची थी। कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा भी क्या है? ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, फिर से इसको देखें। पहला क्वेश्चन दिया है, जमींदारी अपने राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, जिसके कारण के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानना है। तो प्रारंभिक मांग बहुत ऊंची थी, बिल्कुल सही है। कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, बिल्कुल सही है। राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे यह सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये असत्य है। ठीक है, राजस्व के निर्धारण जो है फसल के उपज के अनुसार बदलता नहीं था। ठीक है, डी ऑप्शन देख लीजिए। जमींदारी की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी प्रबंधन करने तक सीमित था। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है, यानी इसमें सी जो है गलत है। तो असत्य कथन कौन हो जाएगा? सी, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया था?
कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया था? पहला ऑप्शन है जमींदारों की सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया था। जमींदारों के सैन्य टुकड़ी को क्या कर दिया था? भंग कर दिया था, बिल्कुल सही है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था। जब सीमा शुल्क क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था। स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई थी। तो स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई थी। तो कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए तीनों व्यवस्था किया था। तो ये तीनों व्यवस्था सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जोतदार किन्हें कहा जाता था? जोतदार किन्हें कहा जाता था? तो धनी किसानों के वर्ग को जोतदार कहा जाता था। धनी किसानों के वर्ग को क्या कहा जाता था? जोतदार कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश अधिकारियों ने संथाल को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया? असत्य कथन का चयन करें। तो इसका असत्य कथन डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो सत्य है देख लेते हैं। संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमति थे। संथाल जो है स्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे। पहाड़ी जनजातियाँ झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। पहाड़ी जनजाति जो है झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी। झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती। दूसरा है संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। बाकी जो है गलत कौन सा है? तो डी इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिनी ई कोहा, ध्यान रखेंगे, दामिन ई कोहा के रूप में सीमांकित कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था आपको 1932 में, ध्यान रखेंगे 1932 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है पहाड़ी लोगों के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चलाया जा सका? ठीक है। पहला ऑप्शन है संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण। संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक उर्वर जमीन उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण। तो दोनों ऑप्शन सही है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। परिसीमन कानून कब पारित हुआ था? तो 1859 में। 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 41 नंबर का जो है दोनों ऑप्शन सही है, यानी इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई? तो दक्कन दंगा रिपोर्ट जो है कब पेश की गई थी? तो 1878 में पेश की गई थी। दक्कन दंगा रिपोर्ट जो है 1878 में पेश की गई थी। 1878 में पेश की गई थी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल आदिवासियों का नेतृत्व कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोनू ने किया था। 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूमि में कुल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? तो गोनू ने किया था। ध्यान रखेंगे, गोनू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है। यह कथन किसका है? लॉर्ड कैनिंग का बोल रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, यह जो कथन था किसका था? डलहौजी का था। ठीक है, और ये अवध के बारे में बोला था। ठीक है, डलहौजी ने 1851 में अवध के बारे में बोला था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेंगे। ये डलहौजी ने बोला था, लॉर्ड डलहौजी ने बोला था। ठीक है, तो कैनिंग दिया है तो गलत हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद दिया है यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया। तो यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया है। तो औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य, ठीक है, औपचारिक रूप से जो है, तो इसका दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, तो यानी डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, पहला दिया हुआ है सहायक संधि लॉर्ड वेलिजली द्वारा 1798 में तैयार किया गया था। 1798 में तैयार की गई थी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलिजली द्वारा 1798 में तैयार किया गया था, ध्यान रखेंगे। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियां से रक्षा करेंगे। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियां का क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, भी बिल्कुल सही है। सी दिया हुआ है सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, तो ये भी कहा गया था, तो तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, असत्य कथन पहचानने बोल रहा है, तो सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेंगे परंतु अंग्रेज की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है और इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहा गया था कि सहयोगी शासक जो है किसी के साथ संधि नहीं करेंगे, ठीक है, और न बिना अंग्रेजों की अनुमति से किसी युद्ध में हिस्सा लेंगे, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है। ध्यान रखेंगे, देश से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवध के विलय के संबंध में कहा गया है। ठीक है, अवध के विलय के संबंध में कहा गया है। ठीक है, और अवध का विलय कब हुआ था, तो 7 फरवरी, ठीक है, 7 फरवरी 1856। ठीक है, डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके है अवध का विलय कर लिया था। अवध का उस समय जो है अवध का नवाब कौन था, तो वजीद अली शाह। ध्यान रखेंगे, वजीद अली शाह। ठीक है, वजीद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मुसत बंदोबस्ती भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की गई थी। एक मुसत बंदोबस्ती भू राजस्व कब लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी आपको 1856 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौदा परागण के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। शाहमल जो है कहाँ के रहने वाले थे, तो मध्य प्रदेश के नहीं रहने वाले थे, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ध्यान रखेंगे, शाहमल कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के बड़ौदा परागण के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश दिया है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट की विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था, तो ये बिल्कुल सही है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट कि विख्यात संघर्ष में क्या लिया था, हिस्सा लिया था। ठीक है, यानी 1857 में मौलवी अहमदुल्ला ने, ठीक है, ये क्या थे, तो ये जो है फैजाबाद जेल में बंद कर दिए गए थे। फिर रिहाई होने पर 22वीं जो है नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह में अपना नेता चुन लिया गया था और उन्हें चिन्हाट में विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ी को मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, तो यानी इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में करें। ठीक है, तो आरोही क्रम में आपको करना है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर ये हो जाएगा। पहले कौन सा हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध लगा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध लगा था। उसके बाद जो है चंपारण का नील आंदोलन, ठीक है, 1917 में चंपारण का नील आंदोलन 1917 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, ठीक है, चंपारण का नील आंदोलन 1917 में,
उसके बाद जो है दूसरा हो जाएगा अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन 1919 में, ठीक है। खेड़ा किसान आंदोलन, तो ये भी 1919 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी है? तो ये लिखा है आपको लुई फिशर। महात्मा गांधी की जीवनी लुई फिशर ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है 1922 में गांधी जी को सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे? 1922 में गांधी जी को सज़ा सुनाने वाला जज कौन थे? तो जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड थे। जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड थे, ठीक है, जो 1922 में जो है इनको सज़ा सुनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया है। इस कथन पर विचार करें, ठीक है। पहला ऑप्शन है गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। मध्यवर्गीय जो है गांधी जी ने बनाया था, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। तो महात्मा गांधी जो है आमजन की तरह जो है अपना वेशभूषा पहनते थे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम का दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी बिल्कुल, यानी तीनों ऑप्शन जो है क्या है, असत्य कथन का चयन करें। तो सभी कथन क्या है, सभी कथन जो है सही है, ठीक है। तो असत्य कथन बोल रहा है कि असत्य कथन का पहचान करें, तो असत्य इसमें कोई कथन नहीं है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था, ठीक है। महात्मा गांधी आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही है। पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये सिर्फ सही है। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया था, ठीक है। तो क्या पूछा है, 1929 वाला कांग्रेस अधिवेशन जो है लाहौर में किया गया था। ये कहाँ किया गया था? तो लाहौर में किया गया। तो क्या पूछा था उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। असत्य कथन पूछा है, असत्य कथन पहचान करें। तो असत्य कथन यही हो जाएगा। ये 1929 वाला जो है लाहौर अधिवेशन लाहौर में हुआ था, ठीक है, लखनऊ में नहीं हुआ था। दूसरा ऑप्शन है इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और जवाहरलाल नेहरू जो है अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला जो है ऑप्शन इसका असत्य है, दूसरा ऑप्शन सत्य है। तो इसका असत्य कथन पूछा है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 54 नंबर। दांडी यात्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है इस यात्रा को यूरोप और अमेरिका प्रेस ने व्यापक कवरेज ये दिया था। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस यात्रा को जो है यूरोप और अमेरिका, ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है सत्य है, ये सत्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया है असत्य कथन का चयन कर, तो ये सत्य है। दूसरा देखते हैं, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों ऑप्शन सही है, तो गलत कोई नहीं है, तो असत्य कथन कोई नहीं है, तो इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में आयोजित हुआ था, 1931 में आयोजित हुआ था, और पहला 1930 में आयोजित हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है,
ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुई थी। तो बिल्कुल सही है, ये चुनाव 1935 के नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट समिति प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुई थी। दूसरा है वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली थी। 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली थी। तो पहला तो ऑप्शन सही है, इसका सेकेंड ऑप्शन गलत है। इस 7 प्रांतों में जो है सफलता मिली थी। ठीक है, तो इसके आंसर केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। तो 1942 दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन कब है? पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन सही है, तो केवल 2 ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन निर्धारित किया था? तो 16 अगस्त 1946। ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला ऑप्शन है 31 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, तो ये पहला तो ऑप्शन सही है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। दूसरा ऑप्शन है नेहरू ने ही तिरंगा झंडे का प्रस्ताव पेश किया था। तो नेहरू ने भी तिरंगे झंडे का प्रस्ताव भी पेश किया था, जिसमें केसरिया सफ़ेद और गहरे रंग का हरा रंग की पट्टी जो है समान माप का दिया था। ठीक है, तो ये नेहरू ने ही पेश किया था तिरंगा झंडे का भी प्रस्ताव। तो दोनों ऑप्शन जो है सही है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। अगर दूसरा पूछे कि दूसरा संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो SN मुखर्जी थे। SN मुखर्जी, ये दूसरा जो है संवैधानिक सलाहकार थे, SN मुखर्जी। तो इनका भी नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार के मुख्य योजनाकार कौन थे? भारत सरकार के मुख्य योजनाकार कौन थे पूछा है। तो योजनाकार थे आपको SN मुखर्जी। ध्यान रखेंगे, भारत सरकार के मुख्य योजनाकार कौन थे? तो SN मुखर्जी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, संविधान के मसविदे में विषयों को 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये बिल्कुल सही है। खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत नहीं रखा गया था, ये गलत है, ये ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, ये जो है केंद्र सूची के अंतर्गत रखा गया था। तीसरा ऑप्शन है, अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार था। तो ये ऑप्शन सही है, यानी 1 और 2 सही है, दूसरा जो है गलत है। तो इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई थी। ठीक है, तो बांट दी गई थी। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों के अधीन रखा गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे, तो ये बिल्कुल सही है, तो दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी। अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी, तो 16 जुलाई 1947 को हुई थी। 16 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक हुई थी। ठीक है, 16 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाल लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये उसमें शामिल थे। नेक्स्ट है इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया, तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया था, यानी नरम पंथ का विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ये क्रमिक एवं लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे, ये बिल्कुल सही है। ये क्रमिक एवं लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे, तो ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों की सीमित स्वायत्तता दी जा सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे आविष्कार कर दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है। तो ट्रेल ऑफ टीयर्स जो है ये अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से। ट्रेल ऑफ टीयर्स अमेरिकी मूल निवासियों को जबरन विस्थापन से है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। कब, तो 1838 में। 1838 में। नेक्स्ट है 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिम यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्रिटिश दर्शनशास्त्रियों जैक रूसो सभ्यता के इस मापदंड को विकृत मानते थे। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है, यानी केवल 1 सही है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी गई थी। तो ये मान्यता दी गई थी 1781 में। ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दिया था, तो 1781 में। 1781 में दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सत्य कथन पूछा है, तो इसमें दूसरा जो है सत्य है। सिर्फ दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में क्या हुआ था, गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं मेटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ था। तो मेटिसो का विद्रोह जो है कनाडा में हुआ था। मेटिसो का विद्रोह कनाडा में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1800 ठीक है 69 से 1869 में हुआ था। 1869 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। सत्य कथन पहचानना है 74 का, तो इसमें दोनों कथन जो है सत्य है। क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। 1934 के इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशंस
में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार कर किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की उनके रिजर्वेशंस वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। तो दोनों ऑप्शन क्या है, सत्य है। तो यानी इसका सी ऑप्शन सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों का स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1850। ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों का स्वशासन 1850 में मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती आई थी। टेरा न्यूलियस का अर्थ क्या होता है? तो टेरा न्यूलियस का अर्थ पूछा है कि क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो किसी की नहीं। ठीक है, टेरा न्यूक्लियस का अर्थ हो जाएगा जो किसी की नहीं। ठीक है, टेरा न्यूक्लियस का अर्थ हो जाएगा जो किसी की नहीं। नेक्स्ट है, पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो पहला अफीम युद्ध 1839 में प्रारंभ हुआ था। 1839 में प्रारंभ हुआ था। पहला अफीम युद्ध 1839 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, और सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें दूसरा जो है सिर्फ सत्य है। माओ त्से-तुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना था। तो ये जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पीपुल्स कम्यून्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यह चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों को सामूहिक प्रयास था। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यह प्रयास कृषि क्षेत्र में किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, 1960 के अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित है? ध्यान रखेंगे, 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, दक्षिण कोरिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जगदीप धनखड़ ने किया है। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें जो कथन सही है 1 सही है। ठीक है, उसके बाद जो है 3 सही और 4 सही है। देख लेते हैं। इसका निर्माण वस्तु कला की नगर शैली में किया गया था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया। निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर में कुल 5 मंडप है। मंदिर में कितने मंडप हैं? तो 5 मंडप है। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस 2 महत्वपूर्ण जल निकायों पर फ्रांस की तट रेखाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर पे जो है 2 महत्वपूर्ण जल निकाय जो फ्रांस की तट रेखा पे हैं, अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 84 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें क्या देखना है थोड़ा इसको देख लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें जो है उपयुक्त में से कौन कथन सही है पूछा है। तो दूसरा ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन सही है। यानी एफडीआई के निवेश का एक निष्क्रिय रूप माना जाता है, जबकि एफडीआई का निवेश एक सक्रिय और दीर्घकालीन रूप माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। एफपीआई में एफडीआई की तुलना में अत्यधिक स्थिरता और जोखिम शामिल है। तो ये भी सही है। ठीक है, यानी 2 और 3 यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है N2 एंड एन्क्रिप्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है
और सही कौन है उसको बताना है। तो इसका जो है 1 और 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं 86 नंबर, वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 86 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो है 1 और 2 ऑप्शन सही है। तो वाइब्रेंट इंडिया यानी ध्यान रखेंगे यह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और विमुक्त घुमंती जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है, केवल कक्षा 9 या कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र ही इसे छात्रवृत्ति को पाने के लिए पात्र माने जाएंगे। तो दोनों सही है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो छत पर लगे सौर पैनल से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये ओमान ने जीता है। ठीक है, सॉरी, ये जीता है ताई तुज यिंग ने जीता, ताई तुज यिंग ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट कट गया है दोस्तों इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो ये ओमान ने मंजूरी दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जननायक के नाम से जाना जाता है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है, कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 यानी यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए व्यक्तियों को स्वीकार करता है। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न सही है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम से उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दिया है। जल जीवन मिशन के संबंध पे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है कि इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण समुदायों के लिए भी केंद्रीकृत जल उपचार संयंत्र स्थापित करना। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन देख लें, जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन की एक प्रमुख विशेषता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है, यानी 1 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है आपको जैनिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीजल लिंक्ड इंसेंटिव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में सही चुनना है। तो सिर्फ जो है इसका केवल 1 सही है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप और एमएसआई के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचा तक पहुंच को मजबूत करना और सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण का मुख्य वास्तुकार कौन थे। तो राम सुतार थे, ध्यान रखेंगे। राम 95 नंबर का हो जाएगा आपको इसका आंसर हो गया मुख्य वास्तुकार पूछा है चंद्रकांत सोमपुरा था, ध्यान रखेंगे, चंद्रकांत सोमपुरा था। अयोध्या राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है, ध्यान रखेंगे। चंद्रकांत एक ऐसा परिवार से आते हैं जो पहले से ही वर्षों से मंदिर निर्माण के कार्य में लगा हुआ है। उनके द्वारा डिजाइन किए गए उल्लेखनीय मंदिर में गुजरात में सोमनाथ मंदिर, मुंबई में स्वामीनारायण मंदिर और गुजरात में अक्षरधाम मंदिर परिसर और कोलकाता में बिड़ला मंदिर शामिल है। तो चंद्रकांत सोमपुरा का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था हरियाणा में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत के दौरे पर हैं। तो डेनिस फ्रांसीसी, ध्यान रखेंगे, डेनिस फ्रांसीसी भारत के जो है दौरे पे हैं। ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, सीमा सुरक्षा बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही है। इसका एक कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। तीसरा है, यह भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF में से एक है। तो दोनों कथन जो है सही है, यानी 1 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 100 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है, यानी इसमें जो सही कथन पूछा है तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन का कारण बनता है। तो बिल्कुल सही है। हैविसियोर हेपेटाइटिस ए के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। तो दोनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ तक रहा दोस्तों 100 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।